नमस्कार, मैं हूं प्रिया असीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। शहर को गंदगी से निजात दिलाने के लिए नगर परिषद प्रशासन द्वारा नया तरीका अपनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत शहर को स्वच्छ रखने के लिए अब कचरे वाले स्थानों को साफ कराकर वहां बेंचेस रखने शुरू किए गए हैं ताकि वहां कूड़ा न डाला जा सके। इसके तहत नगर में कई स्थानों पर बेंचेस रखवा भी दिए गए हैं। गौरतलब है कि नगर परिषद के नए अभियान के चलते मंगलवार को परिषद प्रशासन ने 3 स्थानों पर कचरे को उठाकर वहां पर बेंच रखवाए हैं तथा नगर परिषद द्वारा धीरे धीरे सर्कुलर रोड या अन्य ऐसे कचरे वाले स्थानों पर भी बेंच रखवाए जाएंगे ताकि शहर बदसूरत नजर न आए। उल्लेखनीय है कि अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला नगर उपायुक्त राहुल नरवाल ने विगत 7 जुलाई को शहर का निरीक्षण किया था तथा निरीक्षण के दौरान सामने आया कि ऐसे अनेक स्थान है जहाँ पर अक्सर गंदगी का आलम रहता है, लेकिन यदि उस कचरे का उठान करके वहाँ पर कुर्सियाँ या बेंच डलवा दिए जाए तो वहां पर गंदगी से निजात मिल सकता है। इससे शहर की सुंदरता भी बढ़नी स्वाभाविक है। इसी के चलते जिला नगर आयुक्त श्री नरवाल ने कचरे वाले स्थानों पर बेंच रखवाने की योजना तैयार की। योजना अनुसार नगर परिषद प्रशासन ने मंगलवार को कमला भवन, हलवासिया स्कूल के सामने और बीकानेर मिष्ठान भंडार क्षेत्र में कचरे का उठान करवाया। वहीं इस बारे में जिला नगर आयुक्त श्री नरवाल ने बताया कि शहर को गंदगी से मुक्त बनाने के लिए एक्शन प्लान बनाया गया है, जिसके तहत कचरे वाले स्थानों पर बेंच रखवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शहर में ऐसी अन्य जगहों की पहचान की जा रही है जहां पर बेंच डलवाए जाएंगे। इसके साथ साथ वॉल पेंटिंग से शहर का सौंदर्यकरण भी किया जाएगा। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि वे शहर को स्वच्छ बनाने में नगर परिषद प्रशासन का सहयोग करें और जगह जगह गंदगी ना डालें। देखिए, हमारे पास कुछ भिवानी शहर में गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स थे, हमने उनको रिमूव करा के उनकी ब्यूटिफिकेशन कराने की कोशिश की। अभी 3 जगह हमने लगाए हैं, एक बीकानेर मिष्ठान भंडार के पास, एक हलवासिया स्कूल के पास और एक और जगह। तो जीवीपी ख़त्म करने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो बिहेवियर चेंज या उस जगह को हम ब्यूटिफाई करते हैं। बिहेवियर चेंज पे हमारा फोकस है, लेकिन वो अभी इतना हो नहीं पा रहा। जीवीपी मैं सोच रहा हूँ कि और जो जीवीपीज़ हैं उनको ख़त्म करवाएं। कमेटी बनी हुई है, टाउन वेंडिंग प्लान है, टाउन वेंडिंग एक्ट है, हमारी वीआईपी बन चुकी है। तो जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको हम नगर परिषद जगह उपलब्ध करवाएगी। उससे पहले हमारा फोकस है पीएम स्वनिधि, यानी कि उन स्ट्रीट वेंडर्स को लोन अप्लाई करवाना और उनको जो सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको वो प्रोवाइड कराना। तो लोन होने के बाद उनको हम जगह देंगे। हमारा डीआईपी बन चुका है। तो मेरी सभी स्ट्रीट वेंडर्स से ये प्रार्थना है कि आप लोग घबराएं नहीं, हम आपको जगह प्रोवाइड कराएंगे और आप जहाँ पे भी नगर परिषद की टीम जाती है उनको सहयोग। थाना शहर के अंतर्गत जैन चौक चौकी पुलिस ने नशे व्यापारी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इतना ही नहीं, इस व्यापारी से 17 किलो गांजा भी बरामद किया है। इससे पहले भी पुलिस ने 2 आरोपी पकड़े थे और उन्हीं के बयानों पर कार्रवाई करते हुए रविंद्र नामक व्यक्ति को पकड़ा गया है। भिवानी के थाना शहर के अंतर्गत जैन चौक पुलिस ने नशे के व्यापारी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि गत दिनों भिवानी से पुलिस ने नशे के आरोप में एक व्यक्ति को पकड़ा था तथा हनुमान गेट से पकड़े इस आरोपी ने बताया कि यह नशा ओडिशा से हरियाणा में आता है। उसने बताया कि हिसार निवासी रविंद्र नाम का एक व्यापारी है जो नशे का बड़ा सौदागर है। वहीं इस मामले में जांच कर रहे जैन चौक के प्रभारी दशरथ कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की शिनाख्त पर रविंद्र का नाम सामने आया है। उन्होंने बताया कि उसे हिसार से पकड़ा गया है। हिसार से पकड़ने से पूर्व हिसार के डीसी की अनुमति मांगी गई थी तथा उसके बाद रेड की गई, जिसमें नशे की लगभग 16 किलो खेप बरामद हुई है। उन्होंने बताया कि रविंद्र को एचएयू यूनिवर्सिटी के गेट के सामने से गिरफ्तार किया है तथा उसी के खेत से गांजा भी बरामद किया गया है तथा मामले की जांच जारी है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक भिवानी के निर्देश पर पूर्व में मुकदमा नंबर 515 दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी बकाया होने पर रविंद्र पुत्र रामचंद्र वासी थोराना जिला हिसार को दिनांक 23/10/21 को एचएयू गेट नंबर 4 के सामने हिसार से गिरफ्तार किया गया। दिनांक 24/10/21 को माननीय अदालत के सम्मुख पेश किया जाकर 2 दिन पुलिस हिरासत रिमांड मंजूर प्राप्त किया गया। पुलिस हिरासत रिमांड के दौरान आरोपी रविंद्र पुत्र रामचंद्र वासी थोराना के खेत से 16 किलो 710 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। आरोपी को पेश अदालत किया जाएगा। ये सभी व्यक्ति गांव के मिलकर जो पूर्व में गिरफ्तार हो चुका है हरिंदर, सोमवीर की गिरफ्तारी बकाया है। ये सभी व्यक्ति मिलकर उड़ीसा से लेकर आए थे, करीब 1.5 क्विंटल गांजा लेकर के आए थे। सोमवीर की गिरफ्तारी अभी बकाया है।
दीपावली के त्योहार पर हरियाणा सरकार ने प्रदेश के खिलाड़ियों को भत्ता राशि बढ़ाकर तोहफा दिया है। जहां राष्ट्रीय खेलों के लिए डाइट भत्ता बढ़ाकर 250 रुपये किया गया है, वहीं खेल किट भी राशि भी 2500 रुपये कर दी गई है। वहीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भी इस राशि में वृद्धि की गई है। हरियाणा सरकार ने दीपावली पर दिया खिलाड़ियों को दीपावली का तोहफा। हरियाणा सरकार द्वारा खिलाड़ियों के डाइट भत्ते एवं खेल किट की राशि बढ़ाई गई। वहीं जब इस बारे में बीईओ राम अवतार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तरीय व राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए डाइट भत्ता व खेल किट राशि बढ़ाई गई है। राष्ट्रीय स्तर खेल प्रतियोगिता के लिए डाइट भत्ता 200 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन किया गया व किट राशि 1200 से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति विद्यार्थी की गई है। इसके साथ ही राज्य स्तर खेल प्रतियोगिता के लिए यह राशि डाइट के लिए 125 से बढ़ाकर 200 व खेल किट के लिए 700 से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति विद्यार्थी की गई है। अधिकृत पत्र हमें प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि विभाग छात्रों के वर्दी भत्ते में, डाइट भत्ते में और टीए में वृद्धि करने जा रहा है। यदि ये होता है तो बड़ी अच्छी बात है विभाग के लिए और खिलाड़ियों के लिए भी। इससे अच्छी लेवल के हमारे खिलाड़ी तैयार होंगे और खिलाड़ियों को, छात्रों को विशेष तौर पर प्रोत्साहन मिलेगा खेलों में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। 700 से 750 तक प्रति वर्ष एलिमेंट्री विभाग से छात्र स्टेट लेवल के टूर्नामेंट में भाग लेते हैं। वो सभी छात्र लाभान्वित होंगे। और भिवानी को तो वैसे भी मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है। बॉक्सिंग में, कबड्डी में, खो खो में, बेसबॉल में, बास्केटबॉल में, इनमें हमारी भिवानी के छात्र उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। नेशनल टूर्नामेंट तक बच्चे गए हैं, पोजीशन प्राप्त की है। तो ये अगर राशि में वृद्धि होती है तो निसंदेह उसका लाभ शिक्षा विभाग को तो होगा ही होगा, हमारे छात्रों को होगा और खेल विभाग को भी होगा। पहले 1200 रुपये नेशनल टूर्नामेंट में जो बच जाते थे उसको किट के रुपये या किट 1200 रुपये की मिलती थी। अब हरियाणा सरकार ने 2500 रुपये की किट का प्रावधान कर दिया गया है, तो इसके लिए हरियाणा सरकार बधाई की पात्र है। अगर डाइट की बात करें और पहले जो डाइट जो थी वो 200 रुपये थी स्टेट में, अब उसको 250 रुपये बढ़ा दिया गया। बच्चों को इस डाइट का बढ़ाने का बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उनको अच्छा खाना मिलेगा। और पहले स्टेट टूर्नामेंट में जब बच्चे हिस्सा लिया करते तो 700 रुपये किट के हिसाब से किट खरीदा करते, और अब जो है 1500 रुपये की किट बच्चे को मिलेगी। इसमें बच्चों का खेल के प्रति रुझान भी बढ़ेगा और बच्चों को सहूलियत भी अच्छी मिलेगी। हरियाणा का इतिहास, संस्कृति और लोक परंपराएं विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय परिसर में किया गया। विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग और इतिहास संकलन समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस सेमिनार में वक्ताओं ने प्रदेश के कई जिलों के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग एवं इतिहास संकलन समिति के संयुक्त तत्वाधान में हरियाणा का इतिहास, संस्कृति एवं लोक परंपराएं विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने की। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के वीरों एवं वीरांगनाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे वीर शहीदों ने बढ़ चढ़कर देश की आज़ादी के संग्राम में भाग लिया तथा अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आज़ादी दिलाई। हमें हमारे गौरवमय इतिहास, संस्कृति एवं परंपराओं पर पूर्णतः गर्व है। इसी के साथ सेमिनार को संबोधित करते हुए चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर विजय कायत ने कहा कि अध्यात्मवाद हरियाणा की देन है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्राचीन समय से ही व्यापार का केंद्र रहा है। उन्होंने ऐतिहासिक प्राचीन व्यापार केंद्र रेवाड़ी के पीतल उद्योग का उदाहरण प्रस्तुत किया तथा ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थलों में कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, भिवानी, हिसार और नारनौल सहित प्रदेश के अन्य कई स्थानों के ऐतिहासिक महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने हड़प्पा काल, बनावली, लोथल, आर्य सभ्यता एवं राखीगढ़ी के साथ हरियाणा की उत्पत्ति पर विस्तृत विचार भी रखे। हरियाणा हिस्ट्री, कल्चर एंड फोक ट्रेडिशंस के ऊपर हो रहा है, जिसमें कि इस वक्त जो है वो सरकार की भी नीति है और देश में इतिहासकारों का भी कि हम रीजनल हिस्ट्री के ऊपर जो है वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और हरियाणा जो है वो कल्चर की दृष्टि से बहुत ही रिच है। हिंदुस्तान का सबसे पुराना जो ऐतिहासिक स्थल है वो राखीगढ़ी में खुदाई जो है वो डेक्कन कॉलेज पुणे के द्वारा प्रोफेसर वसंत सिंधे के द्वारा किया गया। उससे जो है पता लगा कि आर्यन जो है वो विदेशों से नहीं आए थे बल्कि यहीं के मूल निवासी थे, और उसका प्रमाणिक तौर पर जो है वो राखीगढ़ी जो भिवानी से बिल्कुल पास में है, हिसार ज़िले में, वहाँ पे मिलता है। और हरियाणा की जो संस्कृति है वो काफ़ी अपने आप में बहुत रिच संस्कृति है।
उस संस्कृति को भी हम यहाँ विभिन्न शोध पत्रों के द्वारा दर्शाने की कोशिश करें। यहाँ की लोक कला संस्कृति या मिडिवल पीरियड में भी जो है वो हरियाणा जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका लड़ा, क्योंकि यहाँ महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी गई। महाभारत का युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध हुआ, तराइन का युद्ध हुआ, जिसमें भारतवर्ष को एक निर्णायक मोड़ पर ला करके खड़ा किया और इसको भारत का गेटवे भी कहा जाता है। तो इस दृष्टि से हरियाणा इतिहास, संस्कृति एवं लोक परंपरा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है भारतीय इतिहास को जानने के लिए। देखिए, आज चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी में इतिहास विभाग और इतिहास संकलन समिति के सामूहिक प्रयासों द्वारा ये एक हरियाणा के इतिहास, समाज, संस्कृति के ऊपर, उसके डिफरेंट फेजेस के ऊपर, उनके विकास क्रम को समझने के लिए ये एक नेशनल सेमिनार ये लोग आयोजित कर रहे हैं। और हम इस सेमिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए एज गेस्ट, एज स्पीकर के तौर पे हम लोग आए हैं। मैं प्रोफेसर विजय कायत हूँ, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग में प्रोफेसर हूँ और मैं फॉर्मर वाइस चांसलर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में रहा हूँ। आज इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कि किस तरह से हरियाणा के अंदर प्रारंभ से, प्राचीन काल से, स्टोन एज से डिफरेंट फेजेस के अंदर मॉडर्न एज तक हरियाणा एक रीजनल एंटिटी बना। उसमें डिफरेंट फेजेस के अंदर जो विकास क्रम हुए, चाहे यहाँ पे फॉरेनर्स आए और उन्होंने अलग अलग समय के ऊपर जो आक्रमण किए, उसके इम्पैक्ट क्या पड़े, उसके इम्पैक्ट पड़ने से समाज, संस्कृति और साहित्य में किस तरह से नए बदलाव आए। उसके अलावा हरियाणा एक ऐसी धरती रही है जिसको महाभारत के नाम से जाना जाता है, जिसे भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। यहीं पर इसी धरती के ऊपर महाभारत युद्ध हुआ और बाद में भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान विश्व को दिया, शांति के लिए, भाईचारे के लिए, अमन के लिए। इसी धरती के ऊपर पहला साम्राज्य स्थापित हुआ हर्षवर्धन के समय में, और बाद में वो हर्षवर्धन यहाँ से कन्नौज में गए। उसके बाद मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हरियाणा पर कई आक्रमण किए। पहले तुर्कों के आक्रमण होते रहे, उसके बाद फिर यहाँ पे 3 बैटल हुई पानीपत की, जो सर्वविदित हैं, इतिहास में बहुत जानी जाती हैं। और इन बैटल्स ने हरियाणा की में सामाजिक जो ढांचा था, जो सोसाइटी का जो रूप था, स्वरूप था, उसको कॉम्पोजिट बनाया और नया समाज के अंदर एक नए समीकरण स्थापित हुए। मुस्लिम समाज का हरियाणा में विलय हुआ। और कि आज इसका इतिहास विभाग हरियाणा के इतिहास, संस्कृति एवं लोक परंपराओं विषय पर एक सेमिनार का आयोजन कर रहा है। इसमें पूरे भारतवर्ष से जो इतिहासकार और हरियाणा के बारे में विशिष्ट ज्ञान रखने वाले सभी विद्वत जन यहाँ पर इकट्ठे होंगे। जैसे हम सब जानते हैं, हरियाणा देवताओं की भूमि रहा है। सरस्वती नदी के किनारे यहाँ पर वेदों की रचना हुई, ग्रंथों की रचना हुई, जिन्होंने पूरे विश्व को एक मानव दर्शन दिया, जीने की राह सिखाई। ऐसा हरियाणा की भूमि है। यहीं पर गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया, जो मानव कल्याण का एक रास्ता दिखाता है। इसी तरीके से जितने भी यहाँ पर युद्ध हुए, वो हरियाणा की इस ऐतिहासिक भूमि पर लड़े गए। इस तरीके से हरियाणा एक पूरे भारतवर्ष का एक अग्रणी राज्य माना जाता है। और 1 नवंबर 1966 से के बाद जब इसकी स्थापना हुई, उससे थोड़ी सी अवधि में ही आज इसका यदि हम देखें योगदान, तो चाहे वो हमारी डिफेंस फोर्सेस हो, उसमें सबसे ज़्यादा हमारे सेनानी आगे रहते हैं। इसके साथ साथ कृषि में यदि हम उत्पादन देखें तो हरियाणा पूरे भारतवर्ष में एक अग्रणी राज्य है। यहीं से हरित क्रांति की शुरुआत हुई और यहाँ पर ही पूरे भारतवर्ष को अनाज का अतिरेक भंडार उपलब्ध कराने में हरियाणा का योगदान रहता है। यदि इसकी आप भूमिका को देखें तो आज जितनी भी हमारे मोटर व्हीकल्स हैं, उसका 2/3 हरियाणा से होता है। जो हमारे बाइक्स हैं, उसका आधा यहाँ से होता है। एग्रीकल्चर के जितने सामान हैं, वो
यहीं से बनते हैं। और जो अनेक आईटी का हो या बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हों, कंपनीज़ हों, वो भी हरियाणा की गुरुग्राम और अन्य जो स्थान हैं वहाँ पर स्थापित हुई हैं, जिससे हरियाणा एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसी तरह यदि आज हम देखें तो पूरे हरियाणा वर्ष में विश्वविद्यालयों का, स्कूलों का, महाविद्यालयों का एक जाल सा बिछा हुआ है। सोमवार को नगर परिषद और यातायात पुलिस द्वारा बाजार में चलाए गए अतिक्रमण हटाने के अभियान के विरोध में आज फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले लोग अतिरिक्त जिला उपायुक्त से मिलने पहुंचे। इन दुकानदारों ने उनका जब्त सामान वापस दिलाने और त्योहारी सीजन के चलते वहां वापस दुकानें लगाने की अनुमति की मांग की। गौरतलब है कि नगर परिषद व यातायात पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर आज नया बाजार व घंटाघर के फुटपाथ पर अपनी दुकानें लगाने वाले दुकानदार अतिरिक्त जिला उपायुक्त से मिले तथा न्याय की गुहार लगाई। वहीं जब फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा रोड पर जो पीली पट्टी बनाई हुई है उसके दूसरी तरफ ये लोग अपना सामान लगाकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, किंतु नगर परिषद द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत इन दुकानों का सामान भी जब्त कर लिया जाता है। उन्होंने अतिरिक्त जिला उपायुक्त से मांग की है कि उन्हें दीपावली के त्योहार तक दुकानें लगाने की अनुमति दी जाए। हाँ जी, ये हमारी जो है ना टेबल उठा ले गए, सामान उठा ले गए, कमेटी और प्रशासन के लोग आए थे और हम भी अपने बच्चों का त्योहार पे बच्चों का पेट पालने के लिए वहाँ लगाना चाहते हैं जी। तो ये कल की बात है जी, एडीसी साहब से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ करेंगे। डीएपी खाद न मिलने के चलते आज शहर में संयुक्त किसान मोर्चा सड़क पर उतरा। इस दौरान अनेक संस्थाओं ने उन्हें समर्थन देते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और खाद्य आपूर्ति की मांग की। मंगलवार को भिवानी के हुड्डा पार्क के सामने भारतीय किसान संघर्ष समिति, युवा कल्याण संगठन, किसान मजदूर संगठन, किसान सभा, संयुक्त किसान मोर्चा, भिवानी व्यापार मंडल समेत अनेक सामाजिक संगठनों के किसान व मजदूर एकत्रित हुए तथा विरोध प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे व उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि किसानों को प्रदेश में डीएपी खाद की भरपूर मात्रा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है तथा जो भी किसानों की आवाज को उठाता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल में बंद कर दिया जाता है। उन्होंने मांग की है कि किसानों को डीएपी खाद की उचित मात्रा मुहैया करवाई जाए। पानी खेड़ा और खेड़े दौलतपुर इसकी सीम में पानी भरा हुआ है, लगती सीम में, तो पानी निकालने के लिए कहते कुछ हमारे पर लिए पैंप का साधन करे या ट्यूब का साधन। कई गाँव में पानी भर गया है, रबी की फसल आने वाले समय में बुआई बड़ी मुश्किल है। डीएपी खाद नहीं मिल रही है, किसान को थानों में लाइन लगानी पड़ रही है, फिर भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है। और हमारे जो फसलें हैं, धान की है, कपास की है, बिल्कुल बुरी तरह से बर्बाद होगी बेमौसमी बारिश से। उसको 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। 120वीं में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री था, उसका नाम था। और दूसरी मांगे भी हो रही हैं, बिजली की है, पानी की है, धान की फसल खराब होगी, कानून व्यवस्था की है, शहर की सीवर व्यवस्था की, सारी समस्याओं को लेकर आज ये प्रदर्शन किया गया है संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर। 70-75% से लेकर 90% तक खराब हो चुकी हैं और वहाँ सुनने में आया है कि जिला प्रशासन एक लिमिट के तहत 50% से नीचे खराबा दिखा रहा है, जबकि खराबा 75% के आसपास और उससे अधिक है। कुछ इलाकों में पानी इतना भरा हुआ है कि अगली फसल की बिजाई भी संभव नहीं है, वो भी समस्या है। और सरसों की बिजाई का समय निकला जा रहा है, खाद के लिए मारामारी है, खाद उपलब्ध नहीं हो रही। तो इन सब स्थानीय मुद्दों को लेकर के, जिसमें बाजरा भी एमएसपी पे नहीं बिक रहा, धान मंडियों में काफ़ी लंबे समय तक किसानों में लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, तो इन स्थानीय मुद्दों के लिए भी जिला उपायुक्त को ज्ञापन देंगे। अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी आंगनवाड़ी वर्कर्स का धरना आज 26वें दिन में प्रवेश कर गया। लघु सचिवालय के बाद धरने पर बैठी वर्कर्स ने आज जोरदार नारेबाजी करते हुए महिला एवं बाल विकास अधिकारी का घेराव किया और अपना मांग पत्र भी सौंपा। गौरतलब है कि स्थानीय लघु सचिवालय के बाहर पिछले 25 दिनों से बैठी आंगनवाड़ी महिलाओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है तथा आज 26वें दिन में धरना प्रवेश करने के बाद भी उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसी कड़ी में आज महिलाओं द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी दीपिका बजाज का घेराव किया गया तथा जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी करने की मांग भी की गई। वहीं उनका यह भी कहना था कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक यह संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। हमने पीओ ऑफिस का घेराव किया है। एक बार पहले भी पीओ मैडम को हम ज्ञापन दे चुके, लेकिन
पीओ मैडम की तरफ से कोई ठोस आश्वासन हमें नहीं मिला। आज भी बस वैसे ही लारे लप्पे मैडम दे के गई हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे ऊपर नाजायज़ दबाव बनाया जा रहा है ऑनलाइन वर्क का, पोषण ट्रैकर ऐप का, और एनजीओ के अंडर में हमारे विभाग का निजीकरण किया जा रहा है, जिसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। 22 जुलाई से हमारा माननीय मंत्री कमलेश ढांडा के निवास के ऊपर धरना अनिश्चितकालीन राज्य स्तरीय चला हुआ है और 1 अक्टूबर से हर जिला पर उपायुक्त कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना हमारा चला हुआ है। यहाँ बैठे थे हर उपायुक्त कार्यालय पे, तो सरकार ने समझौता करके हमारा धरना उठाया था, लेकिन आज तक हरियाणा सरकार ने 2018 के समझौते की एक मांग को भी पूरा नहीं किया है। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।